नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन शायद उसकी पूरी खौफनाक सच्चाई को कभी उस तरह से महसूस नहीं किया। आज हम बात करेंगे भारत पर ब्रिटिश शासन के उस काले सच की कि कैसे एक बेहद अमीर देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया बुलाती थी, उसे बहुत ही चालाकी और क्रूरता से एक लाचार गुलाम में बदल दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले का भारत। उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी का लगभग 25% हिस्सा अकेले भारत के पास था। जी हाँ, 25%। पूरी दुनिया इस सोने की चिड़िया के साथ व्यापार करने के लिए तरसती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा अजीब सा सवाल दिमाग में आता है ना? कि जिन बड़े बड़े साम्राज्यों को विशाल फौजें और तोपें नहीं हरा पाईं, उन्हें एक हाथ में तराजू और दूसरे में छिपी हुई तलवार लिए कुछ सौदागरों ने कैसे झुका दिया? आखिर मुट्ठी भर व्यापारियों ने दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य के हाथों में बेड़ियां कैसे डाल दीं? भाग 1, सोने की चिड़िया से गुलामी तक। चलिए देखते हैं कि व्यापार का मासूम सा नकाब पहन कर आई एक कंपनी ने आखिर सत्ता कैसे हथिया ली। ये पतन सच में बहुत तेजी से हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जहां रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर की गद्दारी का पूरा फायदा उठाया और सत्ता का दरवाजा खोल लिया। इसके बाद 1765 आते आते कंपनी ने दीवानी यानी टैक्स वसूलने का कानूनी अधिकार भी छटक लिया। और सच कहूं तो इसी एक कदम ने 1770 के उस भयानक अकाल की नींव रख दी थी। अब जैसे ही टैक्स का पैसा सीधे हाथ में आया, कंपनी का असली चेहरा सामने आ गया। व्यापार तो बस नाम का रह गया था। अब शुरू हुई बंगाल की महालूट। इतिहासकार इसे अक्सर ड्रेन ऑफ वेल्थ या संपत्ति का महान निकास कहते हैं। जरा इस अंतर को समझिए। अंग्रेजों से पहले जो राजा महाराजा थे, वो किसानों से करीब 10% टैक्स लेते थे और बदले में सुरक्षा देते थे। मुश्किल वक्त में राहत भी मिलती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने आते ही इसे सीधे 50% से भी ज्यादा कर दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से कि अकाल हो या बाढ़, कोई रियायत नहीं। किसानों की तो जैसे कमर ही टूट गई। ये लूट कितनी बड़ी थी, इसके ऐतिहासिक आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। बंगाल के खजाने से सोना चांदी भरकर पूरी 100 नावें, जी हाँ 100 नावें गंगा के रास्ते कलकत्ता भेजी गईं। रॉबर्ट क्लाइव जैसे कंपनी के लोगों ने रातों रात लाखों पाउंड की दौलत जमा कर ली। सोचिए, बंगाल की सदियों की कमाई पानी की तरह बहकर लंदन की टेम्स नदी तक पहुंच रही थी। भाग 2, 1770 का भयानक अकाल। इस बेतहाशा लूट और लालच का जो नतीजा निकला, वो इतिहास के सबसे खौफनाक पन्नों में से एक है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। उस समय बंगाल की 1/3 आबादी यानी 1 करोड़ लोग सिर्फ 1 साल के अंदर मिटा दिए गए। इतिहासकार विलियम हंटर ने उस वक्त का जो मंजर बयां किया है, वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो लिखते हैं, जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। गंगा का पानी सड़ांध से काला पड़ चुका था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? ये सिर्फ बारिश ना होने से पड़ा सूखा नहीं था, बल्कि कॉर्पोरेट लालच से पैदा किया गया एक मैन मेड नरसंहार था। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा अकाल पड़ा तो कंपनी ने कुछ तो किया होगा। जी नहीं, जब किसान मर रहे थे तो उन्होंने राहत देने की बजाय अनाज की जमाखोरी शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने जिंदा बचे हुए बेचारे लोगों पर टैक्स 10% और बढ़ा दिया। और तो और उन्हें अनाज की जगह जबरदस्ती नील और अफीम उगाने पर मजबूर किया गया, क्योंकि भाई कंपनी का मुनाफा किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए। खेती को पूरी तरह तबाह करने के बाद उनका अगला निशाना बना भारत का कपड़ा उद्योग। वो उद्योग जो उस वक्त दुनिया में सबसे शानदार माना जाता था, उसे पूरी तरह से खत्म करने की एक सोची समझी साजिश रची गई। इसके लिए उन्होंने फ्री ट्रेड के नाम पर एक ऐसा पाखंडी खेल खेला जो आज भी चौंकाता है। अगर भारत का कपड़ा ब्रिटेन में बिकने जाए तो उस पर 80% का भारी टैक्स, लेकिन वहीं अगर ब्रिटेन की मशीनों से बना कपड़ा भारत आए तो टैक्स एकदम 0%। इस पूरी पॉलिसी का बस एक ही सीधा सा मकसद था, भारतीय बुनकरों को पूरी तरह से दिवालिया कर देना। और जब सिर्फ इन नीतियों से काम नहीं चला तो कंपनी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी।
रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कपड़े बनाने वाले कुशल कारीगरों के अंगूठे तक काट दिए गए, उनके करघे तोड़ दिए गए, ताकि ये कारीगरी और ये उद्योग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 1834 में खुद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की एक रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा था, भारत के मैदान सूती बुनकरों की हड्डियों से सफ़ेद हो गए हैं। बस इसी एक लाइन से आप समझ सकते हैं कि ढाका और सूरत जैसे शहर जो कभी व्यापार की धड़कन हुआ करते थे, वो कैसे शमशान में बदल गए। भाग 3, 1857 का विद्रोह और दमन। अब जाहिर सी बात है, दशकों की ऐसी भूख, लूट और जुल्म के बाद सब्र का बांध तो टूटना ही था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी और वो गुस्सा 1857 में फूट पड़ा। 10 मई 1857 को शुरू हुई इस बगावत में एक गजब की हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने इसे कुचलने के लिए जो बर्बरता दिखाई, उसे इतिहास में द डेविल्स विंड यानी शैतानी हवा कहा गया। पकड़े गए बागियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। क्यों? ताकि एक ऐसा खौफनाक संदेश जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी बगावत के नाम से कांप जाएं। 1857 के झटके के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। लेकिन सच बताऊं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लूटने का तरीका थोड़ा और प्रोफेशनल हो गया। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दी, लेकिन वो रेलवे लोगों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि भारत का कच्चा माल और संसाधन तेजी से बंदरगाहों तक खींचकर देश से बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। जलियांवाला से स्वतंत्रता तक जैसे जैसे हम 20वीं सदी में दाखिल होते हैं, तो आज़ादी की ये लड़ाई और भी ज्यादा कठिन और खून से लथपथ नजर आती है। ये जो आंकड़ा है ना, 1650, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति से बैठे निहत्थे लोगों पर बिना रुके पूरे 10 मिनट तक ठीक 1650 गोलियां दागी गई थीं। और उसके बाद जनरल डायर का वो बेशर्मी भरा बयान सुनिए, मैं वहां सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन विडंबना देखिए, उसे क्या पता था कि इसी खौफ से भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का एक ऐसा तूफान उठेगा जिसे फिर कोई ब्रिटिश हुकूमत कभी रोक नहीं पाएगी। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटकर देखें, 200 से ज्यादा सालों की भयानक गुलामी, उन अमानवीय अकालों में जान गंवाने वाले करोड़ों लोग और अनगिनत कुर्बानियों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो सवेरा आया जब हमें आज़ादी मिली। लेकिन तब तक हमारा ये राष्ट्र बहुत गहरे घाव खा चुका था। जाते जाते जरा इस आखिरी आंकड़े पर गौर कीजिए, $45 ट्रिलियन। कुछ अनुमानों के मुताबिक ब्रिटिश राज के दौरान भारत से जो दौलत लूटी गई, वो आज के हिसाब से करीब $45 ट्रिलियन बैठती है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये उस सोने की चिड़िया के छीने गए वैभव की कीमत है। और इसी के साथ हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। आज हम जिस खुली और आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी असली कीमत क्या है? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दौलत तो लूटी जा सकती है, लेकिन एक देश की रूह और उसका हौसला नहीं। तो इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इतिहास के पन्नों को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।